हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो वैसे ये कपल्ड एम्पलीफायर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें फर्स्ट टॉपिक अपना आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होगा, नेक्स्ट ट्रांसफार्मर कपल्ड एंड देन डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ये तीनों हम देखेंगे एक एक करके। ओके, तो फर्स्ट है यहाँ पे टू स्टेज आरसी कपल्ड। तो टू स्टेज से क्या मतलब है कि फर्स्ट स्टेज आपका ये है, जो फर्स्ट स्टेज जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मैंने बताया था, अगर आप मेरा वीडियो देखे होगे तो ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर था। उसके बाद एक स्टेज अगर आप और लगा दो सिमिलर, तो ये आपका टू स्टेज एम्पलीफायर हो गया, है ना। अच्छा, यहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर का यूज करके इसको बनाया गया, इसलिए इसको आरसी कपल्ड एम्पलीफायर भी कहते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में जो मैंने टू स्टेज बताया था, वहां पे ये जो R1 और R2 जो बायसिंग सर्किट आपका ये यहाँ पे है वो नहीं लगा हुआ था। तो चाहो तो आप इस बायसिंग को ही यूज कर लो या यहाँ पे ये लगा लो, तो दोनों एक ही है ना। यहाँ पे ये VCC रह गया, ये VCC हो गया। तो ये आपका टू स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर है। यहाँ पे यहाँ से इनपुट कैपेसिटर है, ये आपका कपलिंग कैपेसिटर है ना, जो इनपुट को कपल कर रहा है। ठीक है, ये आपका कपलिंग कैपेसिटर है। ये क्या कर रहा है, ये आपका इसके आउटपुट को फर्स्ट स्टेज का जो भी आउटपुट आ रहा है उसको सेकंड स्टेज के इनपुट में एंटर करवा रहा है। ओके, देन ये आपका क्या कर रहा है कि जो भी आप लोड लगाओगे तो उसमें केवल AC आउटपुट जाएगा। ये कैपेसिटर इसलिए है ना, बाकी ये बाईपास कैपेसिटर है। ये अपन जानते ही हैं कि इसको क्यों लगाया गया है। इसको क्यों लगाया गया है कि जो आपका AC सिग्नल का जो ड्रॉप हो वो इस रेजिस्टेंस में ना हो, यहां से बाईपास हो जाए, है ना। AC सिग्नल आपका यहां से बाईपास हो जाए इस कैपेसिटर के थ्रू, इसलिए इसको यहाँ पे लगाया गया है। ओके, और R1 R2 क्यों लगाए गए हैं? R1 R2 इसलिए लगाए गए हैं कि जो आपका बायसिंग इनपुट है, जो Q पॉइंट है, तो वो आपका मिडिल में रहे। और हम जानते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर बायस में जो Q पॉइंट है वो मिडिल में रहता है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग की गई है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में, है ना। तब आपका जो Q पॉइंट है वो मिडिल में रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये पूरा अरेंजमेंट आपका किया गया है। अब यहाँ पे आप सपोज इनपुट सिग्नल दिए हो, तो इनपुट सिग्नल आपका पहले ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, फिर नेगेटिव। तो ये आउटपुट में एम्पलीफाई होके सिग्नल आपका एम्पलीफाई होके, ठीक है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में गया पहले, मतलब इसका साइन चेंज हो गया, फेस चेंज हो गया, तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट यहाँ पे आ गया। फिर ये सिग्नल दोबारा एंटर किया यहाँ पे और फिर इसका फेस शिफ्ट हुआ, तो अब ये कितना हो गया, वापस से 180, मीन्स ओवरऑल कितना फेस शिफ्ट हुआ, 360 डिग्री फेस शिफ्ट हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं दो इम्पोर्टेंट, तो वो क्या क्या है कि in two stage amplifier the output phase is same as input because the phase reversal is done 2 times by two stage CE configured amplifier circuit। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका आउटपुट फेज है सिग्नल का, मीन्स आउटपुट सिग्नल का जो फेज है वो इनपुट सिग्नल के फेज की तरह ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बार सिग्नल का फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री का, तो जो ओवरऑल फेज शिफ्ट है वो 360 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया और सिग्नल वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, है ना, एम्पलीफाई होके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टोटल गेन इज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द गेन्स ऑफ इंडिविजुअल स्टेज। जो सर्किट का टोटल गेन होगा, जो सर्किट का टोटल गेन होगा, ठीक है, तो वो लेस देन होगा इंडिविजुअल गेन के प्रोडक्ट के। अगर आप टोटल गेन ओवरऑल गेन कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल गेन सपोज आपका कुछ AV आ रहा है, ठीक है, ये आपका ओवरऑल गेन है, तो ये लेस देन होगा A1.A2 के। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? शंटिंग इफेक्ट के कारण, है ना। शंटिंग इफेक्ट क्या होता है? शंटिंग इफेक्ट ये होता है कि जैसे आप सपोज सेकेंड स्टेज को आप यहाँ पे कंबाइन कर रहे हो, तो जिस पॉइंट पे आप कंबाइन करोगे, जिस पॉइंट से आप सर्किट को कंबाइन करोगे, तो वहां पे कुछ सोल्डरिंग वगैरह करोगे, है ना। तो उस सोल्डरिंग की वजह से वहां पे जो रेजिस्टेंस होता है, जो इम्पिडेंस होता है बेसिकली, तो वो रिड्यूस हो जाता है।
है ना। तो उस वजह से यहाँ पे जो गेन की वैल्यू है तो ये आपकी कम हो जाती है, ओवरऑल गेन की वैल्यू वहां पे कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे जो पॉइंट्स यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस। इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस जो फर्स्ट स्टेज का, जैसे आउटपुट मान लो यहाँ पे आपका हाई इंपीडेंस आया, ठीक है, तो सेकेंड स्टेज में यहाँ पे भले हाई इंपीडेंस है, सेकेंड स्टेज पे यहाँ पे इनपुट पे इसको मतलब इसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो इनपुट है वो लो इंपीडेंस का है, जबकि यहाँ से हाई इंपीडेंस आ रहा है, तो दोनों का मिसमैच नहीं हुआ, मींस इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस आपका क्या हुआ, ड्रॉप हो गया यहाँ पे, है ना। ये हाई दे रहा है बट इसको ऐसा फील होएगा कि यहाँ से लो इनपुट आ रहा है, लो इनपुट इंपीडेंस आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो गेन है वो कम हो जाता है, और इसी को कहते हैं इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस का ड्रॉप होना। ओके, ये दो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ओके स्टूडेंट, तो ये है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आपका जो फ्लैट रिस्पॉन्स है, तो 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो फ्लैट रहेगा, मीन्स वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर आप मेजर करोगे तो 50 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक आपका ये फ्लैट रिस्पॉन्स है। यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ है, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ। रोल ऑफ मतलब कि डिक्रीज होना, फ्रीक्वेंसी का कम होना, है ना। तो लो फ्रीक्वेंसी पे एक्चुअली गेन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी गेन डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं कैपेसिटर की रिएक्टेंस की बात करूं तो 1/2 पाई FC, है ना, ये होता है। मीन्स लो फ्रीक्वेंसी पे ये रिएक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो लो फ्रीक्वेंसी पे अगर आपका रिएक्टेंस हाई होगा तो आपने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे C इन लगाया है, तो अगर इसका रिएक्टेंस हाई है तो ये स्मॉल पार्ट ऑफ सिग्नल को केवल सर्किट में एंटर होने देगा, मीन बहुत ही छोटा सा पार्ट सर्किट में एंटर होगा। तो अगर छोटा सा पार्ट सर्किट में एंटर होगा तो गेन तो रिड्यूस हो ही जाएगा, है ना। वो पूरे सिग्नल को नहीं एंटर होने दे रहा है, बहुत थोड़ा सा पार्ट को एंटर होने दे रहा है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे रिएक्टेंस आपका हाई हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑल कैपेसिटर बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। तो हाई फ्रीक्वेंसी में अगर ये हाई हो गया तो फिर ये लो हो जाएगा, ये हाई हुआ तो रिएक्टेंस वहां पे लो हो जाएगा, और रिएक्टेंस अगर लो हो जाएगा मीन्स इसको मैं शॉर्ट सर्किट बोल सकता हूँ। ये 0 अगर हो जाएगा तो इसको मैं शॉर्ट सर्किट बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो वहां पे सारे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, तो वहां पे लोडिंग इफेक्ट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर लोडिंग इफेक्ट इंक्रीज होएगा तो वोल्टेज भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी में भी आपका वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, जो कि यहाँ पे बताया गया है ना। तो ये हुआ इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं जो है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है तो कुछ ऐसा है कि इसकी जो ऑडियो फिडेलिटी है, मींस जैसे फ्लैट रिस्पॉन्स ये दे रहा है, तो मींस ऑडियो फिडेलिटी यहाँ पे आपकी बढ़िया है, मींस अप टू सम फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे ऑडियो फिडेलिटी जो है तो वो अच्छी है, तो इसलिए इसको आप ऑडियो एम्पलीफायर में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसको वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह भी यूज किया जाता है, क्योंकि जब वोल्टेज यहाँ पे डिक्रीज होने के बाद जब इंक्रीज होता है तो कांस्टेंट रहा आता है, तो इसलिए इसको वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह भी यूज किया जा सकता है। और जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है कि इम्पिडेंस मैचिंग जो है तो वो अच्छी नहीं है यहाँ पे, है ना। जैसे कि फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट इम्पिडेंस है तो वो लो है और इनपुट इम्पिडेंस वहां पे हाई है, तो इम्पिडेंस मैचिंग नहीं हो पा रही है ना। तो इम्पिडेंस मैचिंग बेसिकली ऐसा है कि अगर मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हाई इम्पिडेंस है, ठीक है, यहाँ पे लो इम्पिडेंस है, तो अगर आप सेकेंड स्टेज लगा रहे हो तो सेकेंड स्टेज आपको ऐसा लगाना होगा कि जो उसका इनपुट इम्पिडेंस है, इसी के आगे अगर आप, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, अगर आप यहाँ पे सिस्टम लगा रहे हो तो इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है तो वो भी लो होना चाहिए, और यहाँ पे तो हाई रहेगा ही। तो अगर आप इसको मिसमैच करवा दोगे, यहाँ पे हाई कर दोगे,
ठीक है, और इधर पे लो कर दोगे तो फिर ये इम्पीडेंस मैचिंग नहीं हो पाएगी अच्छी, है ना, और जो आपका इफेक्टिव आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा, है ना। तो इस इम्पीडेंस को मैच करवाने के लिए हमें समझना होगा कि ये कैसे मैच होएगा, है ना। तो यहाँ पे ड्यू टू पुअर इम्पीडेंस मैचिंग आरसी कपलिंग इज रेयरली यूज्ड इन द फाइनल स्टेज। तो यहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग सही नहीं है, इसलिए इसको फाइनल स्टेज में बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है। ओके, तो ये था आपका आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है अपना ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में क्या है कि ये आपका इनपुट कैपेसिटर हुआ और ये सिग्नल हुआ, यहाँ से जो सिग्नल आप इनपुट करना चाहोगे सर्किट में, और ये आपका एक बायसिंग अरेंजमेंट है जो कि क्यू पॉइंट को आपका मिड में रखेगा, हाँ, और ये एमिटर रेजिस्टेंस है और ये बाईपास कैपेसिटर। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस की जगह पे आप अपन यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर अटैच किए हुए हैं। फिर सेकेंडरी वाइंडिंग का एक पोर्शन आपका ये बायसिंग सर्किट के बीच में कनेक्ट है और सेकेंड पोर्शन आपका बेस ट्रांजिस्टर में जा रहा है ऑफ सेकेंड स्टेज। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे भी लोड रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट है, प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट है और सेकेंडरी वाइंडिंग से अपन आउटपुट ले रहे हैं। ओके, तो the amplifier circuit in which the previous stage is connected to the next stage, means previous stage is connected to the next stage using a coupling transformer। coupling transformer का यूज करते हुए जो बना है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ओके, मीन्स आपके प्रीवियस स्टेज और नेक्स्ट स्टेज को अगर आप ट्रांसफार्मर की हेल्प से अगर कपल कर रहे हो तो ऐसे कपलिंग एम्पलीफायर को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो जो अपन ने पहले देखा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, उसमें जो मेन अपनी प्रॉब्लम थी तो वो क्या थी कि वहां पे जो इनपुट इम्पीडेंस है वो लो है, जो इनपुट इम्पीडेंस था, इनपुट इम्पीडेंस लो था और आउटपुट इम्पीडेंस क्या था, हाई था। ठीक है, मीन्स जो आपका आरसी कपल्ड था तो इनपुट इम्पीडेंस लो था और आउटपुट इम्पीडेंस हाई था। ठीक है, अब जब नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे अगर आप सेकेंड स्टेज को कपल करते थे तो यहाँ पे क्या होता था, ये लो है और ये हाई है। मीन्स आप हाई को लो के साथ मैच कर रहे हो तो वो मैच तो होएगा ही नहीं, वहां पे इम्पीडेंस मैचिंग हो ही नहीं रही है ना। ये यहाँ पे मेजर ड्रॉबैक था आपका आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के केस में। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर यूज करते हैं, क्योंकि इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये आपका जो लोड इम्पीडेंस है तो उसको चेंज कर देता है। ठीक है, जो लो इम्पीडेंस है उसको चेंज क्या कर देता है, एक्चुअली उसको रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ जो अगर जैसे ये लो है, ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर कपल्ड लगाएंगे, अगर ये लो होगा बट इसको रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ ये हाई है। ठीक है, मतलब प्रीवियस स्टेज को रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कि मान लीजिए ये लो है तो इसको रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं ये लो है ना, मतलब ये लो है फिर ये मैच हो जाएगा। मीन्स ऐसा है कि जैसे अगर मान लीजिए उसका आउटपुट हाई आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट आपका मान लीजिए हाई आ रहा है और सेकंड जो है तो उसका इनपुट पे वो क्या है, लो है, बट उसको मैच करने के लिए वो क्या करेगा कि इसको रिफ्लेक्ट करेगा, मीन्स ऐसा शो करेगा कि नहीं वो भी हाई है ना। तो दोनों के बीच में इम्पीडेंस मैचिंग हो जाएगी, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ट्रांसफार्मर विच इज यूज्ड एज ए कपलिंग डिवाइस इन दिस सर्किट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इम्पीडेंस चेंजिंग। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो इम्पीडेंस को चेंज कर देता है, विच मीन्स द लो रेजिस्टेंस ऑफ ए स्टेज कैन बी रिफ्लेक्टेड एज हाई लोड रेजिस्टेंस। अगर लो रेजिस्टेंस स्टेज है तो उसको मान लीजिए जैसे ये हाई है यहाँ पे, हाँ, जस्ट रिवर्स ले लेता हूँ, ये हाई है और ये लो है, तो लो रेजिस्टेंस मतलब इसके आउटपुट की बात हो रही है कि लो रेजिस्टेंस ऑफ ए स्टेज कैन बी रिफ्लेक्टेड एज हाई लोड रेजिस्टेंस। और ये फिर से यहाँ पे इसको चेंज करना होगा, ये हाई है और ये लो है।
तो लो रेजिस्टेंस ऑफ ए स्टेज कैन बी रिफ्लेक्टेड एज हाई, तो ये हाई की तरह रिफ्लेक्ट होगा और फिर दोनों के बीच में इंपेडेंस मैचिंग हो जाएगी, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ओके, तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देख लेते हैं क्या है। ओके स्टूडेंट, तो ये है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। यहाँ पे भी आपका अगर आप रोल ऑफ देखोगे तो यहाँ पे भी रोल ऑफ है, मीन्स वोल्टेज गेन है तो वो डिक्रीज हो रहा है लो फ्रीक्वेंसी के लिए। रीजन वही सेम है जो मैंने आरसी कपल्ड के लिए बताया है ना। लो फ्रीक्वेंसी में आपका क्या रहेगा कि जो ट्रांसफार्मर है तो वहां पे भी आपका रिएक्टेंस स्मॉल हो जाएगा, है ना। रिएक्टेंस आपका यहाँ पे क्या हो जाए, स्मॉल होएगा, तो स्मॉल हो जाएगा तो आपका जो गेन है तो वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वैसे क्या कह रहा है कि द गेन ऑफ एम्पलीफायर इज कांस्टेंट ओनली फॉर ए स्मॉल फ्रीक्वेंसी, स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो गेन है तो सिर्फ स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। बाकी यहाँ रोल ऑफ है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है गेन। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी, मीन्स कलेक्टर करंट है तो मीन्स आईसी जो है, तो आईसी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है प्राइमरी जो भी वहां पे लगा हुआ है वाइंडिंग, तो उससे आपका वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो गेन है तो वो बूस्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, और अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो मोस्टली यूज होता है इम्पिडेंस मैचिंग पर्पस के लिए, है ना। तो इम्पिडेंस मैचिंग इस ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का सबसे बेस्ट है। ओके, और इम्पिडेंस मैचिंग अच्छी है इसलिए इसको पावर एम्पलीफायर में भी यूज किया जाता है ना। और जहां पे भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने की जरूरत होती है, मीन्स मैक्सिमम पावर आपको इनपुट्स पे, सपोज 2 स्टेज लगे हैं और आपको यहाँ पे जो भी मैक्सिमम पावर है उसको यहाँ पहुंचाना है, तो आप ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का यूज करोगे। जहाँ पे इम्पिडेंस मैचिंग अच्छी है तो आपकी जितनी भी पावर है वो सारी आउटपुट में ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इम्पिडेंस मैचिंग अच्छी है, इसलिए इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। ओके, और पावर ट्रांसफार्मर में भी यूज किया जाता है, पावर एम्पलीफिकेशन में, सॉरी। ओके, तो ये है आपका ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ओके स्टूडेंट, तो ये है अपना डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये कलेक्टर करंट है, फिर इसका जो आउटपुट है वो इस पे इनपुट हो रहा है, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन है, ये पीएनपी है, देन अगेन एनपीएन है। ओके, फिर इसका जो आउटपुट है तो इस आरसी पे आ रहा है, वो इसका इनपुट बन रहा है, देन अपन आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, मीन्स वीसीई से, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज से जो भी आउटपुट आ रहा है थर्ड ट्रांजिस्टर का, वहां पे हम आउटपुट कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो एज नो कपलिंग डिवाइस आर यूज, द कपलिंग ऑफ एम्पलीफायर स्टेज इज डन डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कपलिंग डिवाइस नहीं यूज हो रही है, जैसे कि कपलिंग कैपेसिटर, ना कि ट्रांसफार्मर, कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं। ओके, इसको केवल लोअर फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया और आपका थर्मोकपल करंट हो गया, तो ये सारे लो फ्रिक्वेंसी वाले करंट है, तो इनको एम्पलीफाई करने के लिए डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में आपका फर्स्ट ट्रांजिस्टर एनपीएन है, सेकंड पीएनपी है, थर्ड फिर अगेन एनपीएन है। तो यहाँ पे जो कलेक्टर करंट और बीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो वो दूसरे ट्रांजिस्टर के द्वारा उसको डिक्रीज कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी को आप एम्पलीफाई नहीं कर सकते हो, केवल लो फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई किया जा सकता है इस रीजन की वजह से। ओके, तो इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं और फ्रिक्वेंसी रिस्पांस भी देख लेते हैं क्या है। ओके स्टूडेंट, अगर फ्रिक्वेंसी रिस्पांस की यहाँ पे बात करें तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रिक्वेंसी रिस्पांस आपका जैसे लो पास एम्पलीफायर होता है या लो पास फिल्टर होता है तो उसी के जैसे होता है। तो उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कुछ ऐसा होता है कि केवल लो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा बट हाई फ्रिक्वेंसी को रोक देगा। तो लो फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी को रोक दे रहा है, कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे।
ये वोल्टेज गेन हो गया और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। तो केवल लो फ्रीक्वेंसी को, इवन डीसी भी है तो उसको भी पास कर देगा, है ना। यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी बस पास हो रही है आपकी, और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जा रहे हो तो यहाँ पे रोल ऑफ आता जा रहा है, मीन्स डिक्रीज होता जा रहा है गेन, ओके। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो ये होगा। और अगर एप्लीकेशन की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन मीन्स लो फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए यूज किया जाता है, और लो करंट एम्पलीफिकेशन को, लो करंट, अगर करंट भी लो है और आप उसको एम्पलीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का यूज अपन करेंगे, ओके। तो ये हुए आपने अपने तीनों मीन्स आरसी कपल्ड, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एंड डायरेक्ट कपल्ड। अब इन तीनों को एक चार्ट के थ्रू इनका कंपैरिजन देख लेते हैं, ओवरऑल क्या है तीनों में डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, तो ये है तीनों कपलिंग एम्पलीफायर में डिफरेंस, उन तीनों में कंपैरिजन। ये आरसी कपलिंग के लिए हुआ, ये ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, और ये डायरेक्ट कपलिंग। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो ये कह रहा है कि आरसी कपलिंग में एक्सीलेंट इन ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज। जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज है तो वो कुछ ऐसा आपने बनाया था, ये तो ये आपकी ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज है। इस रेंज में जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो एक्सीलेंट है। और अगर ट्रांसफॉर्मर कपलिंग की बात करें तो यहाँ पे पुअर है, क्योंकि अपना ग्राफ कुछ ऐसा बना था, ठीक है, बहुत ही कम टाइम के लिए कांस्टेंट था, तो इसलिए इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है तो वो पुअर है। और डायरेक्ट कपलिंग के केस में ऑल ओवर पूरी फ्रिक्वेंसी के लिए एम्पलीफिकेशन होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बेस्ट बोला गया है, ये बेस्ट है, ठीक है। और अगर कॉस्ट की बात किया जाए तो कॉस्ट यहाँ पे कम है, क्योंकि आरसी कपलिंग में आपके रजिस्टर और कैपेसिटर बस यूज होते हैं, और ट्रांजिस्टर भी है जैसे कि, तो यहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं, और ट्रांजिस्टर भी कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, तो इसलिए इसकी जो कॉस्ट है तो वो लेस है। और यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हो, इसलिए इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और यहाँ पे इसकी ये कॉस्ट क्या है, लीस्ट है, ओके। अगर स्पेस और वेट की बात करें तो ये इसका वेट बहुत ही कम है, इसका वेट ज़्यादा है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है, उसमें वाइंडिंग होती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो इसलिए वेट इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे डायरेक्ट कपलिंग में बस 3 ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं और रजिस्टर, तो वेट यहाँ पे बहुत ही कम है। अगर इम्पिडेंस मैचिंग की बात करें तो आरसी कपलिंग के लिए इम्पिडेंस मैचिंग जो है तो वो अच्छी नहीं है, ये हमने देखा था अभी, है ना। और ट्रांसफॉर्मर कपलिंग में इम्पिडेंस मैचिंग बेस्ट है, एक्सीलेंट है, ठीक है, और इसकी ठीक ठाक है। और अगर यूज की बात करें तो इसको वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, इसको पावर एम्पलीफिकेशन के लिए, और इसको एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी मीन्स जहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करना होगा वहाँ पे डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का यूज करेंगे, ओके। तो ये हुआ इन तीनों में कंपैरिजन, ओके। थैंक यू।